हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर के साथ जो कि बहुत ही इजी सा चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सिम्टम्स कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज़ की इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, एड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैंसर, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है और कुछ लिखने की ज़रूरत होगी तो एनसीईआरटी की साइड में ही लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ हमारी बॉडी की और माइंड की एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम क्या मानते हैं कि देखो, हमारी बॉडी में ना एक ह्यूमरिज्म की थ्योरी होती है। हमारे सिलेबस में इतनी थ्योरी नहीं है। ह्यूमरिज्म में कई टाइप के ह्यूमर्स होते हैं हमारी बॉडी में। लिक्विड्स मान सकते हैं हम उनको, बॉडी फ्लूइड्स मान सकते हैं। ह्यूमर्स जैसे ब्लैक बाइल, येलो बाइल और ब्लड, ये सारे ह्यूमर्स हैं। तो क्या बोला गया है, हेल्थ पहले क्या माना जाता था कि एक ऐसी स्टेट बॉडी और माइंड की जहाँ पे ह्यूमर्स का बैलेंस हो। हमारे बॉडी और माइंड की एक ऐसी स्टेट जहाँ पे ह्यूमर्स का बैलेंस हो, उसको कहते थे कि हेल्थ है, वो हेल्दी है वो पर्सन। ये कौन कहते थे? अर्ली ग्रीक्स, हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। जो ग्रीक्स थे, हिपोक्रेट्स थे और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम था, उनका ये मानना था कि जहाँ पे ह्यूमर्स का बैलेंस होगा तो वहाँ पे हेल्थ मेंटेन रहेगी। इट वॉज थॉट दैट पर्सनस विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड हैव फीवर। ऐसा माना जाता था कि जिनमें ब्लैक बाइल होगा, जिन पर्सनस में, उनकी हॉट पर्सनैलिटी होगी और उनको क्या होगा, फीवर होगा। ब्लैक बाइल एक ऐसा ही बॉडी फ्लूइड है जिससे बॉडी एलिमेंट्स, बॉडी में पेन होना, स्टमक पेन होना और डिप्रेशन होना, इससे रिलेटेड जो फ्लूइड ये सब करवाए उसको ब्लैक बाइल माना जाता था। तो ऐसा ही कहते थे कि जिनको ब्लैक बाइल होगा उनको फीवर होगा। लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ पर्सन्स में ब्लैक बाइल था लेकिन उनको फीवर नहीं था। देखो ये लिखा हुआ है, इट वॉज थॉट दैट पर्सन्स विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड हैव फीवर। जिनके पास ब्लैक बाइल होगा उनको फीवर होगा। दिस आइडिया वाज अराइव्ड बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की? विलियम हार्वे ने। कैसे की उसने? एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ करके। कौन से मेथड का यूज़ करके? एक्सपेरिमेंटल मेथड। जिससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की, और उसमें ऑप्शन टाइप्स में मेथड्स अलग अलग दे दिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो आपको वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि उसने एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही किसकी डिस्कवरी की थी? ब्लड सर्कुलेशन की। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप ध्यान रखें जहाँ से MCQ बन सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकती है जहाँ से। एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन्स विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर। थर्मामीटर से उसने क्या प्रूव कर दिया? थर्मामीटर से उसने फीवर चेक किया और जिस पर्सन में ब्लैक बाइल था उसका नॉर्मल आया बॉडी टेम्परेचर। तो इसका मतलब वो जो ब्लैक बाइल वाली थ्योरी थी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, जो ये गुड ह्यूमर वाली हाइपोथेसिस थी, वो फेल होगी, डिसअप्रूव होगी। In later years, biology stated that mind influences through our neural system and endocrine system, our immune system and immune system maintains our health। हाँ, क्या बोला इसने कि जो हमारा माइंड है वो किसको इन्फ्लुएंस करता है? एंडोक्राइन सिस्टम को और न्यूरल सिस्टम को। और वो किसको अफेक्ट करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को। और इम्यून सिस्टम किसको अफेक्ट करता है? हमारी हेल्थ को। यही लिखा हुआ, दोबारा देख लो कि जो हमारा माइंड है वो किसको इन्फ्लुएंस करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को। किसके थ्रू इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है? वो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। और जो इम्यून सिस्टम है वो किसको अफेक्ट करता है? हेल्थ को। इम्यून सिस्टम का आपको पता ही होगा, इम्यून सिस्टम वही है ना, जैसे कह देते हैं कि देखो फॉर एग्जांपल हवा में कितने सारे माइक्रोब्स घूम रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे 4 बंदे बैठे हैं इस रूम में, चारों में से एक को हो गया कोल्ड, लेकिन बाकी तीनों को तो नहीं हुआ। कोल्ड आपको पता है एक वायरस के कारण होता है। तो बाकी तीनों भी तो उसी रूम में थे ना जिस रूम में वो वायरस था, लेकिन बाकी तीनों को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन तीनों में थोड़ी इम्यूनिटी उस पर्सन के मुकाबले थोड़ी स्ट्रॉन्गर थी। इम्यूनिटी क्या होती है कि जब कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती है, जैसे वायरस मेरी बॉडी में एंटर किया तो मेरे बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन्होंने लड़ाई की, उस वायरस को मार दिया। तो उसकी वजह से मेरी बॉडी के जो फाइटर्स थे, जो वाइट ब्लड सेल्स थे, वो जीत गए।
तो मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ, मुझे कोल्ड नहीं हुआ, लेकिन जिस पर्सन की इम्यूनिटी वीक थी उसको कोल्ड हो गया। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम का काम है कि डिजीजेस से लड़ता है, वो जो फॉरेन एजेंट्स हमारी बॉडी में आते हैं उनसे लड़ता है। तो जो हमारा माइंड है वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। किसके थ्रू, न्यूरल सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। और जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होएगा तो हमें डिजीज़ हो जाएगी, हम हेल्दी नहीं रहेंगे। तो हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, अब हेल्थ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डिजीज़, जो हमें जो वायरस घूम रहा है, बैक्टीरिया घूम रहा है, फंगस है, इन सब के कारण जो डिजीज़ होगी उससे भी हम अनहेल्दी हो सकते हैं। लेकिन और भी कुछ रीज़न है जिससे हमारी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। जेनेटिक डिज़ॉर्डर से भी हमारी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, कि हमारे मम्मी पापा से ही डायरेक्ट हमें कोई डिजीज़ मिली है, जेनेटिक जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू। तो जेनेटिक डिसऑर्डर से भी हमारी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, डेफिशिएंसी विद विच चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम बर्थ, कि वो बीमारियाँ, वो डिजीज़, वो डेफिशिएंसीज जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, जो हमारे पास जन्म से हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और दूसरा, हेल्थ 3 चीज़ों से इफेक्ट होती है। एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दूसरा इन्फेक्शन, वो वायरस का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, और तीसरा लाइफस्टाइल। अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, हमेशा जंक फूड खाएंगे, तो उससे भी तो हमें मतलब हम अनहेल्दी हो सकते हैं ना। तो 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जिससे हमारी हेल्थ इफेक्ट होएगी। डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जिससे चाइल्ड बॉर्न होगा। एंड द डेफिशिएंसी विच चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। और दूसरा है इन्फेक्शन। और तीसरा क्या है, लाइफस्टाइल, जिसमें फूड और वाटर आता है। हम रेस्ट कितना ले रहे हैं, हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो हेल्थ को कितनी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, 3। कौन कौन सी, पहली जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरी इन्फेक्शन, और तीसरा हमारा लाइफस्टाइल में क्या आता है, फूड, एक्सरसाइज, रेस्ट, ये सब आता है। तो इस पेज को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। इस पेज में क्या लिखा था कि पहले क्या माना जाता था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी एक, कि जब हमारी बॉडी में ह्यूमर्स का बैलेंस होगा तब हम हेल्दी होंगे। ये कौन मानता था, ग्रीक्स मानते थे, हिपोक्रेट्स मानते थे, और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम मानता था। लेकिन क्या हुआ, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करी। और क्या किया गया, और कैसे की उसने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंटल मेथड से। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि थर्मोमीटर की हेल्प से, एक पर्सन था जिसमें ब्लैक बाइल थे, ब्लैक बाइल होने के बावजूद उसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पाया गया। तो इसका मतलब उसको फीवर नहीं है। लेकिन कहा क्या गया था कि ब्लैक बाइल वाले लोगों को फीवर होएगा, तो इसका मतलब जो ये थ्योरी थी वो डिसअप्रूव होगी। कौन सी थ्योरी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। होगी बात खत्म। उसके बाद हेल्थ को कौन इफेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को कौन इफेक्ट करता है, माइंड। कैसे इन्फ्लुएंस करता है, किसके थ्रू, एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम के थ्रू। अब अगली चीज़ आती है हेल्थ को हेल्थ हमारी कब कब इफेक्ट हो सकती है। पहली तो हेल्थ अफेक्ट होने का क्या मतलब है भाई, तुम कब कब अनहेल्दी हो सकते हो। पहली बात तो क्या, हमें पहले से ही कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो। दूसरी बात क्या, इन्फेक्शन हो जाए हमें। और थर्ड पॉइंट कौन सा होता है कि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो, हम रोज़ ही जंक फूड खा रहे हैं, तब भी हम हेल्दी नहीं रहेंगे। तो ये था इस पेज की समरी। हेल्थ टर्म के बारे में कुछ बताया गया है इस पेज पे। हेल्थ वर्ड जो है हम सब यूज़ कर लेते हैं कॉमनली भी, मतलब घर परिवार में, फ्रेंड्स के साथ हम हेल्थ वर्ड यूज़ होता ही रहता है फ्रीक्वेंटली। तो हेल्थ का असली मीनिंग क्या है, हेल्थ का सिंपल मतलब ये नहीं है भाई हमें बीमारी नहीं है तो हम कह देंगे कि हम हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट, फिजिकली भी हम हेल्दी होने चाहिए, मेंटली भी हेल्दी होने चाहिए। जनरली होता क्या है, अगर हमें कोई डिजीज़ नहीं है तो हमारी फैमिली, हम फ्रेंड्स आपस में हम बोलते हैं कि हम हेल्दी है, लेकिन हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर मेंटली कोई मतलब हेल्दी नहीं है, जैसे कि डिप्रेशन, इन सब के बारे में आपने सुना होगा, तब हम उन चीज़ों की तरफ सोसाइटी इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी हेल्थ में ही आता है। तो हेल्दी कोई पर्सन कब होगा, जब वो फिजिकली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज़। अगर किसी को डिजीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। हेल्थ का और भी मतलब होता है, फिजिकल फिटनेस ही सब कुछ नहीं होती। इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट, फिजिकली भी वो हेल्दी होना चाहिए, मेंटली भी वो हेल्दी होना चाहिए, और सोशली मतलब कैसे बिहेव करना है सोशली भी वो वेलबींग होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें आते हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। जब वो तीनों चीज़ों से हेल्दी है, तीनों चीज़ों से वेलबींग है, तब हम कहेंगे कि हेल्थ हेल्दी है वो। तो हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ
कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। व्हेन पीपल आर हेल्दी, जब हम हेल्दी होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। जब ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे तो इकोनॉमिकली हमें फ़ायदा होगा ना। आज हम डेली हम एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं तो वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए भी अच्छी है वो चीज़। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, वो अच्छे से काम कर पाएंगे। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी इंक्रीज होएगी, मतलब इकोनॉमिक मतलब पैसे वाइज। तो हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गिविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस, उम्र बढ़ाएगी लोगों की, हेल्दी रहेंगे तो ज़्यादा जिएंगे हम। एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी, इन्फेंट मोर्टिलिटी मतलब जो शिशु मृत्यु दर है, और मैटरनल मोर्टिलिटी मतलब माता का मृत्यु दर, मदर्स का मृत्यु दर। तो अगर हेल्दी रहेंगे, जैसे पुराने ज़माने में हॉस्पिटल्स इतने डेवलप नहीं थे, घरों में डिलीवरीज हो जाती थी, तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मैटरनल मोर्टिलिटी रेट ना बहुत ज़्यादा था। आफ्टर डिलीवरी मदर डाइज, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन जब से मतलब हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें डेवलप हुई हैं तो ये जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम हो गया है। तो यही लिखा हुआ है कि हेल्थ से लोगों की उम्र भी लंबी हो रही है और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी कम होगा और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी कम हो रहा है। अब हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही ले रहे हैं, विटामिन नहीं ले रहे। फ्रूट्स भी ज़रूरी हैं क्योंकि उनमें अलग अलग विटामिन हमें मिलेंगे, वेजिटेबल्स भी ज़रूरी है। तो एक डाइट ऐसी ही हमें लेनी चाहिए जिसमें हर एक चीज़ हो। तो बैलेंस डाइट हमें लेनी है। पर्सनल हाइजीन की वजह से भी हमें डिजीज़ हो सकती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। योगा की जाती है बहुत लंबे पुराने समय से ताकि हम फिजिकली भी हेल्दी रहें और मेंटली भी हेल्दी रहें। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ के बारे में हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं किसी डिज़ीज़ के हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, और उस डिज़ीज़ के कॉजेज़ क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेज़ क्या हैं, कैसे फैलती है वो डिज़ीज़। जैसे अगर हमें डेंगू से बचना है तो हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना डेंगू फैलता कैसे है। मच्छर से फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे आसपास मच्छर इकट्ठा ना हो, कूलर्स में पानी जमा ना हो, आसपास कोई ऐसे गली में कहीं आसपास खड्डा है वहाँ पे पानी ना भरा हो, ओपन ड्रेनेज सिस्टम ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। तो यही लिखा हुआ है कि हमें डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी फंक्शंस के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है उनका। वैक्सीनेशन, बहुत सारी जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन लगती है तो वैक्सीनेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन के बारे में, अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को हम प्रॉपरली डिस्पोज करें। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर डिस्पोज ऑफ वेस्ट का एग्जांपल कैसे समझोगे? जैसे जनरली आसपास क्या होता है, तुमने देखा होगा कि ऐसे ही कचरा एक जगह ढेरी इकट्ठा कर देते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे मच्छर पैदा होते हैं और मच्छरों से बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसका एक अल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं कि कोई खड्डा खोद के ज़मीन में और वहाँ पे फिल करें कचरे को, और जब वो फिल हो जाए पूरा ऊपर तक तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दो। तो इस तरीके से हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं कचरे को। तो ये लिखा हुआ है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स को कंट्रोल करो। वेक्टर्स किसको बोला है? जो बीमारी फैलाते हैं, जैसे मच्छर एक जगह से ऐसे एक पर्सन से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं ना, तो वेक्टर्स को कंट्रोल करो, मच्छर ना होने दो अपने आसपास। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड को हाइजीन करके रखो, मतलब ऐसे नहीं है कि गंदा पानी पियो, हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। वाटर रिसोर्सेज, ये सभी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। व्हेन द फंक्शंस, अब डिजीज़ की डेफिनेशन अगर तुमसे कोई पूछे, डिजीज़ क्या होता है? जब हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन या पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है अफेक्ट होगा तो हमारे कुछ सिम्टम्स नज़र आएंगे हमें, तब हम कहेंगे कि हम हेल्दी नहीं हैं, हमें डिजीज़ है। डिजीज़ आपको 2 टाइप की देखने को मिलेगी, एक इन्फेक्शियस डिजीज़, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, जो ऐसे फैल जाती है। जैसे डेंगू है, अब डेंगू मच्छर ने मुझे काटा, फिर वो उसके पास, उस मच्छर के पास मेरे अंदर इन्फेक्शन आ गया तो अब कोई दूसरा मच्छर, कोई जिसके पास इन्फेक्शन नहीं है, वो मुझे काटेगा तो उसके अंदर वो चला जाएगा माइक्रोब्स। तो
वो जब एक हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसके अंदर वो डेंगू वाला जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, तो इसीलिए ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होगी। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस कौन सी होगी, जैसे कैंसर हो गया। कैंसर ऐसे तो नहीं है ना कि मैंने कैंसर वाले बंदे को हाथ लगाया और मुझे कैंसर हो गया, ना तो ऐसा होने वाला है, और ना ऐसा है कि कैंसर वाले बंदे को अगर मच्छर ने काटा और फिर उसने मुझे काटा तो मुझे कैंसर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कैंसर इज़ अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। तो डिजीज़ दो टाइप की है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। देखो इस पैराग्राफ पे आ गया, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स इज अफेक्टेड, जब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के अफेक्टेड होंगे तो हमें कुछ साइंस और सिम्टम्स नज़र आएंगे, तब हम कहेंगे कि हम हेल्दी नहीं हैं, हमें कोई डिजीज़ है। डिजीज़ दो टाइप की होती है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल जाएगी वो डिजीज़ तो हम बोलेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत कॉमन होती है क्योंकि जल्दी फैल जाती है, वो तो बहुत कॉमन है और हम में से हर एक कोई सफ़र करता है। कोल्ड भी तो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना, आप हम सबको कभी ना कभी हुआ ही है कोल्ड, तो हम सब ने सफ़र कर रखा है इन्फेक्शियस डिजीज़ से। एड्स इज़ ऑल्सो इन्फेक्शियस डिजीज़। देखो ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ हमेशा ही बहुत कॉमन सी होंगी, जैसे कोल्ड कॉमन है, बहुत सारी फैटल भी होती हैं यानी जानलेवा भी होती है, जैसे एड्स। एड्स इज़ ऑल्सो इन्फेक्शियस डिजीज़। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में सबसे मेजर कॉज डेथ का बहुत फटल है ये, मतलब जानलेवा है, तो ये कैंसर इज़ वेरी डेंजरस। और आगे हम पढ़ेंगे कि जो ड्रग्स और अल्कोहल्स हैं वो भी हमारी हेल्थ को बहुत ही अफेक्ट करता है। अब कॉमन डिजीज़ पढ़ते हैं हम, क्या क्या होता है। कॉमन डिजीज़ किस किस से होते हैं, पहले हम कुछ पैथोजेंस के बारे में पढ़ते हैं। पैथोजेंस कौन होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो वायरस भी हो सकते हैं, वो प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, हेलमिंथ्स भी हो सकते हैं। ये सारे जो मैं बोल रही हूँ बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स, ये आप पढ़ चुके हो पहले 11th क्लास में एनिमल किंगडम में या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो जैसे जो अलग अलग पैथोजेंस हैं, एक बार ना जैसे अब समझ तो लेंगे लेकिन मेमोराइज़ करना भी ज़रूरी है। तो मेमोराइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ही जगह उसको लिख लो कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी है, तो आप उसको इजीली मेमोराइज़ कर सकते हो। मतलब एक टेबल सा बना लो अपने दिमाग में कि हाँ बैक्टीरिया से कौन कौन सी होंगी, ये वाली होंगी, उसके बाद वायरस से कौन कौन सी होंगी, ये वाली होंगी। तो जो एनसीईआरटी में है मैं वही लिखने को बोल रही हूँ, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो आप लिख लो, एक एनसीईआरटी में लिख लो, साइड में छोटा सा नोट लिख लो। तो सबसे पहले लिखो कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती हैं, टाइफाइड सबसे पहले कौन सी आएगी, टाइफाइड। और टाइफाइड, निमोनिया, डाइसेंट्री, प्लेग, डिफ्थेरिया। पहली टाइफाइड, उसके बाद निमोनिया, उसके बाद डाइसेंट्री, उसके बाद प्लेग, उसके बाद डिफ्थेरिया। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, टाइफाइड, निमोनिया, डाइसेंट्री, प्लेग, डिफ्थेरिया। ये पांचों नाम एनसीईआरटी में है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखवा रही। अब ज़्यादा डिटेल में किसकी स्टडी कर रखी है, टाइफाइड और निमोनिया, इनके बारे में हमने पढ़ना है। नाम पांचों का याद होना चाहिए लेकिन असली मतलब ऐसे डिटेल में किसको पढ़ेंगे, टाइफाइड और निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बैक्टीरिया वाली डिजीज़ हैं, तो सबसे पहले बैक्टीरिया वाली पढ़ते हैं हम। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स, ये सारे जो हैं मैन में डिजीज़ कॉज करते हैं। जो ये डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजन। अगर तुमसे कोई पूछे कि पैथोजन क्या होता है तो तुम क्या बोलोगे, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। 3 वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन है कि जो डिजीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम पैथोजन बोलते हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं और बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं और हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। द पैथोजन कैन एंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में वो एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमारे बॉडी के फंक्शंस के साथ इंटरफेयर करेंगे, उसकी वजह से हमें सिम्टम्स नज़र आएंगे कुछ, फिर हम बोलेंगे कि हमें डिजीज़ होगी। तो क्या होगा, सबसे पहले वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद वो इंटरफेयर करेंगे हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ के साथ, वाइटल एक्टिविटीज़ के साथ, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। तो हमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स नज़र आएंगे, कुछ फंक्शन काम करना बंद हो जाएगी हमारी बॉडी या चेंज हो जाएंगे उनके फंक्शन, ऐसे कुछ इफेक्ट होगा ना, तो मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होगा हमारी बॉडी को। पैथोजेंस हैव टू, अब देखो
कोई पैथोजन है उसको मेरी इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करना है, तो मेरी इंटेस्टाइन में जो पीएच होगा, जैसा टेम्परेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको खुद अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं बुला रही उस पैथोजन को। उस पैथोजन को अगर मेरी इंटेस्टाइन में आना है तो उसको उसके हिसाब से अडेप्ट करना आना चाहिए। तो पैथोजन्स हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। तो पैथोजन क्या होता है? पैथोजन इज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो जब पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर आना है तो उसको उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना आना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है, पैथोजन्स हैव टू अडेप्ट टू लाइफ, पैथोजन्स को अडेप्ट करना आना चाहिए विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ होस्ट। देखो पैथोजन कौन होता है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में आएगा, और होस्ट कौन है? हम, जिसकी बॉडी के अंदर आने वाला है, जिसको वो डिजीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल पैथोजन्स दैट एंटर द गट, वो पैथोजन जो हमारी गट के अंदर एंटर करेगा, गट डाइजेस्टिव सिस्टम की उसको बोलते हैं ना, ट्यूब को। तो पैथोजन दैट जो एंटर करेगा गट के अंदर, उसको पता होना चाहिए कि उसको कैसे सर्वाइव करना है स्टमक के लो पीएच में। स्टमक में एसिडिक पीएच होता है एज वी ऑल नो। उसको पता होना चाहिए कि स्टमक में लो पीएच है और बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं, तो उसको उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना आना चाहिए, तभी वो आएगा उसके अंदर। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पैथोजन, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के होते हैं पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, हेलमिंट्स। तो ये सारे हमें कुछ ना कुछ दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया से कॉज करने वाली डिजीजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइफाइड। टाइफाइड किससे कॉज होती है? आप एक साइड में टेबल बना लो कि जैसे डिजीज़ का नाम लिख के उसके सामने लिख लो कि उसका ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे, क्योंकि ये एक बार पढ़ के याद नहीं होने वाला, इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो जब भी जैसे बुक खोलो और सामने आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे टाइफाइड, टाइफाइड के सामने सैल्मोनेला टाइफाइड, तो इस तरीके से आप लिखते चलो साइड में जो मेमोराइजिंग पॉइंट्स है, या उनको अंडरलाइन कर लो। तो सैल्मोनेला टाइफाई इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफाइड। सैल्मोनेला टाइफाई क्या है? एक बैक्टीरिया है, क्या कॉज करता है? टाइफाइड कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। कैसे एंटर होता है हमारी बॉडी में? ये जैसे कोई पानी है, पानी में पाया जाता है, पानी में बैक्टीरिया होगा तो वो पानी गंदा है, क्योंकि बैक्टीरिया है ना उसके अंदर, हम उसको कॉमन वर्ड में, कॉमन भाषा में गंदा बोल देंगे कि कंटामिनेटेड है वो बैक्टीरिया से। तो अगर हम उसको पानी को पी लेंगे तो हमें वो डिजीज़ हो जाएगी। तो ये जनरली ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है? फूड एंड वाटर के थ्रू। तो दीज पैथोजन एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, थ्रू फूड एंड वाटर। किसके थ्रू जाएगा? फूड एंड वाटर के थ्रू। मतलब ये इसका एक्शनिंग पॉइंट कहाँ पे है? कहाँ पे एक्शन करेगा ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर जैसे होता है ना कि कोई बीमारी बहुत ज़्यादा होगी हमें, मतलब सीरियस केस हो गया अब, तो जब इसका वो सीरियस वाला केस हो जाएगा ना, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर पोर्स कर देता है। मतलब इतना अगर बहुत ज़्यादा हो जाइए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाइए बैक्टीरिया, बहुत लंबा समय हो जाए किसी को टाइफाइड हुए हुए, तो क्या होता है उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पोर्स कर देगा। तो उस केस में ये टाइफाइड जो है ये जानलेवा भी बन सकता है। तो पैथोजन जनरली एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके थ्रू एंटर करेगा? फूड और वाटर के थ्रू, एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। और फिर पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर ब्लड के थ्रू बाकी के ऑर्गन्स में चला जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स याद रखना, फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कंस्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। 3 है इसको। जैसे देखो सिम्टम याद करने का तरीका बताऊँ आपको। 3 तो सिर से रिलेटेड है, 3 पेट से रिलेटेड है। सिर से रिलेटेड कौन से हैं? फीवर, फीवर हो गया, वीकनेस हो गया और हेडेक हो गया। ठीक है, 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? फीवर, वीकनेस, हेडेक। और पेट से रिलेटेड कौन कौन सी है? इंटेस्टाइन में गया ना, तो इंटेस्टाइन में पेट दर्द भी करेगा। तो स्टमक पेन, कंस्टिपेशन और लॉस ऑफ एपेटाइट। 6 सिम्टम है इसके। कौन कौन से? रिपीट करो एक बार। पहले सिर वाले कौन कौन से हैं? हेडेक, फीवर, फीवर के कौन कितना है? 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। हाई फीवर है, हाई फीवर, वीकनेस और हेडेक, ये 3 हो गए सिर वाले। उसके बाद पेट वाले कौन से होंगे? स्टमक पेन, कंस्टिपेशन और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी नहीं लगेगी। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। उसके बाद इंटेस्टाइन परफोरेशंस एंड डेथ में अकर इन सेवियर केसेस। सेवियर केसेस में वही बोल रही हूँ कि अगर बहुत सीरियस वाला केस हो जाए तो उस केस में इंटेस्टाइन में परफोरेशंस हो सकती हैं और डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड फीवर का टेस्ट कौन सा होता है? जैसे अलग अलग आप टेस्ट करवाते हो, ब्लड टेस्ट करवाते हो प्लेटलेट्स काउंट के लिए, तो अलग अलग के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए। तो टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट, WIDAL।
एक शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक लेडी थी वो खाना बनाती थी, मैरी मेलन, क्या नाम था लेडी का, मैरी मेलन, वो खाना बनाती थी। तो उस जो वो खाना बनाती थी ना, उस पानी में बैक्टीरिया होएगा, वो सैल्मोनेला टाइफाइड, तो उसके थ्रू वो काफ़ी लंबे समय तक वो टाइफाइड फैलाती रही अपने खाने और पानी के थ्रू, तो टाइफाइड फैलाती रही, तो इसलिए इसका नाम, उस लेडी का नाम रख दिया था टाइफाइड मैरी। ये देखो विडाल टेस्ट है, अ क्लासिक केस हमें देखने को मिला था मेडिसिन में। मैरी मेलन नाम की लेडी थी, उसका निक नेम क्या रख दिया था, टाइफाइड मैरी। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन, वो कुक थी। शी वॉज अ टाइफाइड कैरियर हु कॉन्टिन्यू टू स्प्रेड द टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स, वो काफ़ी सालों तक टाइफाइड फैलाती रही थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड, खाने के थ्रू। ठीक है, हो गया ख़त्म। अगला आता है निमोनिया। टाइफाइड में इतना ही था। क्या क्या पढ़ा हमने टाइफाइड में, सबसे पहले उसका ऑर्गेनिज्म पढ़ा, कौन था, सैल्मोनेला टाइफाइड। दूसरा उसके सिम्टम पढ़े, सिम्टम 6 थे, 3 सिर के 3 पेट के। कौन कौन से थे, हेडेक, हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, और वीकनेस। और स्टमक के कौन कौन से थे, स्टमक पेन, कंस्टिपेशन और लॉस ऑफ एपेटाइट, ये इसके सिम्टम थे। कैसे फैलता है, कंटैमिनेटेड फूड और वाटर में, वाटर से फैलता है, वाटर में या फूड में वो बैक्टीरिया पाया जाएगा, उससे फैलता है ये। टेस्ट कौन सा इसका, विडाल टेस्ट। और सेवर केसेस में क्या क्या हो सकता है, परफोरेशंस हो जाएंगी, होल्स हो जाएंगे इंटेस्टाइन में, और डेथ भी हो सकती है। लेडी का आपको पता है, ये मैरी मेलन, वो कुक थी प्रोफेशन से, काफ़ी लंबे समय तक अपने खाने के थ्रू वो टाइफाइड फैलाती रही, इसके लिए उसका निकनेम पड़ गया था टाइफाइड मैरी, बस। उसके बाद अगला है निमोनिया। निमोनिया के 2 ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दे रखे हैं, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। क्या क्या हैं, बैक्टीरिया हैं, क्या नाम है इनका, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ये रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया के लिए। निमोनिया किसको इफेक्ट करता है, एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, एयर फिल्ड होती है इनके अंदर, सैक्स होते हैं, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो होगा क्या, इस इन्फेक्शन के कारण ना, वैसे एल्वियोलाई में हवा होनी चाहिए लेकिन फ्लूइड भर जाएगा, तो ये होता है निमोनिया में, और उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही लिखा हुआ देखो, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को इफेक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन एल्वियोलाई जो है वो किससे फिल्ड हो जाएगा, फ्लूइड से भर जाएगा वो, और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, फीवर, चिल, कफ, हेडेक। फीवर, चिल, कफ, हेडेक। फीवर होगा, ठंड भी लगेगी, खांसी भी आएगी और सिर दर्द भी होगा। फीवर है तो सिर दर्द तो होएगा ही, ठंड लगेगी और खांसी भी होगी। फीवर, चिल, कफ, हेडेक। इन सेवर केसेस लिप्स और फिंगर के जो नेल्स हैं उनका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे टू ब्लू। अब ये ग्रे टू ब्लू अच्छे से याद करना, ऑप्शन टाइप में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, ग्रे टू ब्लू, ग्रे टू ग्रीन, तो अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे, तो तुम्हें कलर याद होना चाहिए कि क्या कलर हो जाएगा, ग्रे टू ब्लू कलर हो जाएगा सेवर केसेस में। अब यहाँ से भी तुम्हें फंसा सकते हैं सेवर केसेस में। ये नहीं है कि अभी किसी को निमोनिया ताज़ा हुआ और उसी का फिंगर और लिप्स का कलर ये हो गया, नहीं, सेवर केसेस में होगा लिप्स और फिंगर के नेल्स का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे टू ब्लू कलर। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन। कैसे हुआ इन्फेक्शन, मान लो मुझे निमोनिया हुआ है, तो मैं जैसे पास में ही बैठी हूँ और मेरे पास कोई मेरी फ्रेंड बैठी है, तो मैंने जिस हवा में सांस लिया, मैंने छींका या फिर खांसी की, तो हवा में ड्रॉपलेट्स चले गए, तो ड्रॉपलेट्स उसी हवा से वो सांस ले रही है, तो उसकी वजह से उसके अंदर भी वो इन्फेक्शन चला गया ड्रॉपलेट्स के थ्रू। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, मेरी चीज़ों को अगर वो यूज़ करें तो उसमें भी तो ड्रॉपलेट्स वगैरह लगे होंगे ना, तो उससे भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे जुकाम होता है वैसे ही फैलता है ये भी। तो ये लिखा हुआ है, हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स को इनहेल करने के कारण जो इन्फेक्टेड पर्सन ने रिलीज़ किया है, या फिर ग्लासेस उसने यूज़ किए, मेरे बर्तन यूज़ किए उसने, मेरे चीज़ें यूज़ करी, कहने का मतलब है। अभी तक बैक्टीरिया की कितनी डिजीज़ पढ़ी तुमने, टाइफाइड, दूसरी कौन सी है, निमोनिया, 5 बताई थी ना, टाइफाइड, निमोनिया, डाइसेंट्री, प्लेग, डिफ्थेरिया। तो ये देखो बाकी तीनों के नाम ये रहे, डाइसेंट्री, प्लेग, डिफ्थेरिया एक्सेट्रा आर सम बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। ये हमारी बैक्टीरिया की डिजीज़ खत्म हो गई, टाइफाइड, निमोनिया, डाइसेंट्री, प्लेग, डिफ्थेरिया। आगे वायरस की डिजीजेस, वायरस में कॉमन कोल्ड दिया हुआ है हमें सिर्फ, आगे एड्स भी दिया हुआ है। किससे होता है कॉमन कोल्ड, वायरस से होता है। क्या नाम है वायरस का, राइनो वायरस, बहुत ही अच्छा सा नाम है, राइनो वायरस।
कहने में भी अच्छा लग रहा है। मैनी वायरस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। राइनो वायरस एक ऐसा ही ग्रुप है वायरस का जो बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बहुत जल्दी फैल जाती है ना एक बंदे से दूसरे बंदे में। तो कॉमन कोल्ड ये कॉज करता है। अब एक चीज़, एल्वियोलाई किस में इफेक्ट हो रही थी? निमोनिया में। लेकिन कॉमन कोल्ड में नोज इन्फेक्ट होएगी, रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्ट होगा, लेकिन एल्वियोलाई तक इन्फेक्शन नहीं जाएगा। कॉमन कोल्ड में एल्वियोलाई तक इन्फेक्शन नहीं जाता, याद रखना। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। लंग्स तक इन्फेक्शन नहीं जाएगा, एल्वियोलाई तक इन्फेक्शन नहीं जाएगा। कॉमन कोल्ड में क्या क्या होता है? नसल कंजेशन, डिस्चार्ज रिलीज होगा, सोर थ्रोट गले में खराश, वो खट्टा खट्टा सा ऐसे गला होगा, होर्सनेस खराश वही बोला है, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सब होगा। कितने दिन के लिए रहता है? 3 to 7 डेज के लिए। ये आपने अपने घर में सुना भी होगा कि जुकाम है 5-6 दिन में ही जाएगा, तो 3 to 7 डेज। ड्रॉपलेट्स कैसे होता है? जैसे निमोनिया फैल रहा था, मैंने खांसी की, छींक मारी, तो उसी हवा में अगर कोई और पर्सन बैठा है पास में तो वो उसी हवा में सांस लेगा, तो वो ड्रॉपलेट्स अगर उसके अंदर जाएंगी एयर के थ्रू, जब वो सांस लेगा तो उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा कहते हैं ना कि जुकाम हो रहा है, थोड़ा दूर बैठो उससे, इसलिए बोलते हैं। तो ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ या स्नीज़ के थ्रू जो इन्फेक्टेड पर्सन से ड्रॉपलेट्स रिलीज़ हुई हैं, अगर वो इनहेल कर लेगा दूसरा बंदा, या फिर चीज़ों के थ्रू, जैसे पेन यूज़ कर लिया, बुक्स, कप्स, डोर नॉब्स, दरवाजे के वो, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है हेल्दी पर्सन में। अगला आता है प्रोटोजोआ। हमने बैक्टीरिया वाले डिजीज़ पढ़ लिए, कौन कौन से थे? टाइफाइड, निमोनिया, डाइसेंट्री, प्लेग, डिफ्थेरिया। अगला वायरस से पढ़ लिया कॉमन कोल्ड। आगे हम एड्स भी पढ़ेंगे, उसका अलग टॉपिक दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के 2 दे रखे हैं यहाँ पे, मलेरिया और अमीबियासिस। कौन कौन से? मलेरिया और अमीबियासिस। तो फर्स्ट है मलेरिया। तो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से भी होता है, तुमने मलेरिया के बारे में सुना ही होगा। एक डिजीज़ है जिससे हम फाइट कर रहे हैं काफ़ी सालों से, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है उस प्रोटोजोआ का जो मलेरिया कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। अब देखो, प्लाज्मोडियम इज़ अ जीनस, स्पीशीज़, जीनस स्पीशीज़ जानते हो ना, कोई भी साइंटिफिक नेम है उसके दो पार्ट्स होते हैं, जीनस, स्पीशीज़। तो पहला वर्ड होता है जीनस, दूसरा स्पीशीज़। तो प्लाज्मोडियम के भी ऐसे कई स्पीशीज़ होंगी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। यहाँ पे 3 मेंशन कर रखे हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सी है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और ये कौन सा मलेरिया के भी टाइप्स होते हैं। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कौन सा मलेरिया कॉज करता है? मेलिग्नेंट मलेरिया। क्या नाम है मलेरिया का? मेलिग्नेंट मलेरिया, यही लिखा हुआ है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये अलग अलग मलेरिया कॉज करते हैं। कौन अलग अलग मलेरिया कॉज करते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो ऑफ दीज मेलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज द मोस्ट सीरियस वन, और ये फटल भी हो सकता है, मतलब जानलेवा भी हो सकता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। कौन सा मलेरिया कॉज करता है? ये मेलिग्नेंट मलेरिया। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देख लो। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक मॉस्क्यूटो आके मुझे काटेगा। कौन सा मॉस्क्यूटो? फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो मुझे आके काटा, उसने काटा तो वो मेरी बॉडी में इन्फेक्शन छोड़ देगा। इन्फेक्शन किस फॉर्म में छोड़ेगा उसका नाम आपको याद होना चाहिए, स्पोरोजोइट्स, ठीक है। तो जब फीमेल एनोफिलिस ने मुझे काटा तो स्पोरोजोइट्स मेरी बॉडी के अंदर आ गए। वो स्पोरोजोइट्स सबसे पहले कहाँ जाएंगे? लीवर में जाएंगे। लीवर में जाके वो कौन सी रिप्रोडक्शन करेंगे? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद फिर वो रेड ब्लड सेल्स में जाएंगे, ठीक है। लिवर में जाके उन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी, फिर वो सेल्स बर्स्ट हुए, फट गए, तो वो ब्लड में रिलीज हो गए। ब्लड में जाके उन्होंने फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी, फिर ब्लड सेल्स फटे, फिर वो दूसरे ब्लड सेल्स के पास गए, दूसरे ब्लड सेल्स के पास गए, फिर वहाँ पे उन्होंने क्या बनाई? सेक्सुअल स्टेज। सेक्सुअल स्टेज वो कहाँ जाके बनाते हैं? ब्लड में, ब्लड सेल्स के अंदर। सेक्सुअल स्टेज का क्या नाम है? गैमेटोसाइट्स। गैमेट्स वो बनाएंगे वहाँ जाके, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। फिर अभी मेरे ब्लड के अंदर चल रहा है ये सब कुछ। फिर अब एक नॉर्मल मच्छर आएगा, नॉर्मल फीमेल एनोफिलीज आएगी, वो मुझे काटेगी। उसके बाद वो नॉर्मल है, वो हेल्दी है, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है। वो जब उसने मुझे काटा ना, मुझे तो था इन्फेक्शन, तो जब उसने मुझे काटा तो वो इन्फेक्शन लेगी। किसकी फॉर्म में लेके गई? गैमेटोसाइट्स की फॉर्म में लेके गई। देखो, जब वो दे के गई थी मुझे, तब किसकी फॉर्म में लेके गई थी? स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में। लेकिन जब वो वापस लेके दूसरी कोई मॉस्क्यूटो लेके गई है,
तो लेके किस फॉर्म में जाते हैं, गैमेटोसाइट्स की फॉर्म में। फिर जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ करेंगे, इस एनोफिलिस की गट के अंदर, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन की उन्होंने, देखो ये लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हो जाएगी मॉस्किटो की गट के अंदर। फिर मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज बनाएंगे, स्पोरोजॉइट बनाएंगे। फिर वो स्पोरोजॉइट बने कहाँ पे, गट के अंदर, लेकिन स्टोर कहाँ पे जाके होंगे, सैलिवरी ग्लैंड में। सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो गए। फिर जब ये इस वाले मच्छर ने किसी नॉर्मल बंदे को काटा तो इसकी सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट थे, तो इसने स्पोरोजॉइट दे दिया। अब इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जब मॉस्किटो हमें काटेगा तो किस इन्फेक्शियस फॉर्म में वो हमें इन्फेक्शन देके जाएगा। स्पोरोजॉइट्स ऑप्शन में आ सकता है, और ऑप्शन में आ सकता है गैमेटोसाइट्स। तो दे के किसकी फॉर्म में जाता है, स्पोरोजॉइट्स की फॉर्म में। लेकिन जब वो मेरे ब्लड में से कोई नॉर्मल मच्छर लेके जाएगा तब वो किस फॉर्म में लेके जाएगा, गैमेटोसाइट्स की फॉर्म में। ये थी एक प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। अब यहाँ से आप रीड करके देखो, इजी लगेगी बहुत। लेट अस टेक अ ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर करता है स्पोरोजॉइट्स की फॉर्म में। कैसे एंटर करता है, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो ने, फीमेल एनोफिलीज ने मुझे काटा तो स्पोरोजॉइट्स की फॉर्म में वो मेरी बॉडी में आ गया। और स्पोरोजॉइट को इन्फेक्शियस फॉर्म भी बोलते हैं। द पैरासाइट इनिशियली सबसे पहले वो लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो रेड ब्लड सेल्स के पास अटैक करेंगे, फिर रेड ब्लड सेल्स रप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे। रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज। जब आरबीसी फटेंगे ना तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होएगा, हीमोजोइन, नाम याद रखना, हीमोजोइन, अंडरलाइन कर लो इसको। हीमोजोइन रिलीज होएगा। इसकी वजह से ही जो मलेरिया में ठंड लगती है ना बहुत ज़्यादा, तो ये हीमोजोइन के कारण ही लगती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उस केमिकल का नाम बताओ, और वो कब रिलीज होता है, जब आरबीसी रप्चर होंगे तब रिलीज होता है। तो जब आरबीसी रप्चर होंगे तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होएगा, हीमोजोइन, जिसकी वजह से ठंड लगेगी और हाई फीवर होएगा एवरी 3 to 4 days। व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फिर वो जब वो इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी तो पैरासाइट्स जो हैं, व्हेन द फीमेल एनोफिलिस, हाँ, जब एक नॉर्मल वाला मच्छर जिसके पास इन्फेक्शन नहीं है वो मुझे काटेगा, यानी इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा, तो पैरासाइट जो है वो मॉस्किटो के पास चले गए और किसकी फॉर्म में गए, गैमेटोसाइट्स की फॉर्म में, और अपनी फर्दर डेवलपमेंट उसने मॉस्किटो के पास जाके कर ली। पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दैम टू फॉर्म स्पोरोजॉइट। फिर स्पोरोजॉइट बने उसकी गट के अंदर, फिर वो जाके सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो गए, और फिर जब मच्छर ने दोबारा काटा एक नॉर्मल बंदे को, हेल्दी बंदे को, तो दोबारा उसको इन्फेक्शन हो गया। तो ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये लिखा हुआ है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट। हाँ, अब मलेरियल जो पैरासाइट है, उस पैरासाइट को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए। एक तो मेरी ज़रूरत पड़ी, यानी इंसान की ज़रूरत पड़ी, ह्यूमन की ज़रूरत पड़ी, और दूसरा किसकी ज़रूरत पड़ी, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जैसे जब ह्यूमन से लेके जाता है मच्छर इन्फेक्शन, तो किसकी फॉर्म में लेके जाता है, गैमेटोसाइट्स की फॉर्म में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे, फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ी, फीमेल एनोफिलिस की, और स्पोरोजॉइट्स बनाए वहाँ पे उसने। तो 2 होस्ट की उसको ज़रूरत है। कौन कौन से 2 होस्ट, एक तो फीमेल एनोफिलिस और एक ह्यूमन। और जो फीमेल एनोफिलिस है वो वेक्टर का काम भी कर रहा है, मतलब बीमारी फैला रहा है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो मलेरिया में वेक्टर का काम कौन करता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। और अगर तुमसे कोई पूछे कि मलेरियल पैरासाइट को कितने होस्ट की ज़रूरत है अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, 2। कौन कौन से 2, ह्यूमन और दूसरा कौन सा है, फीमेल एनोफिलिस। तो फीमेल एनोफिलिस 2 रोल निभा रही है यहाँ पे, एक तो वेक्टर का रोल भी निभा रही है और एक होस्ट का काम भी वो कर रही है। तो यहाँ पे हमारा मलेरिया ख़त्म होता है। मलेरिया के बाद है अमीबियासिस। अमीबियासिस, इसका दूसरा नाम है अमीबिक डाइसेंट्री भी इसको बोलते हैं। और ये होता किससे है, प्रोटोजोआ से ही होता है। 2 थी ना प्रोटोजोआ वाली, एक तो मलेरिया, एक अमीबियासिस। इसको आप ऐसे याद रख लो, एम में करते हैं ना, तो एम से मलेरिया, ए से अमीबियासिस। तो अमीबियासिस किससे होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। प्रोटोजोआ का नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। देखो टाइफाइड कहाँ पे वो कर रहा था अटैक, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, लेकिन ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन पे जाता है ये सबसे पहले। तो ये प्रोटोजोआ पैरासाइट है, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है ये। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके, बहुत छोटा सा दे रखा है इसके बारे में, बस ये इसका ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखो, ये याद रखो कि कौन सी इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और सिम्टम याद रख लो, सिम्टम क्या क्या होंगे, कंस्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। कंस्टिपेशन होगी, एब्डोमेन में पेन होगी,
जो थोरेक्स वाला पार्ट है वो स्टमक से ऊपर वाले पार्ट को थोरेक्स बोलते हैं, और ये स्टमक वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं। तो एब्डोमिनल पेन, कंस्टिपेशन, क्रैम्प्स होंगे, दर्द को बोलते हैं। स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, स्टूल में म्यूकस आएगी और ब्लड क्लॉट्स देखने को मिलेंगे। इसमें वेक्टर का काम कौन करता है, कैरियर कौन है जो बीमारी फैलाता है, हाउस फ्लाई, मक्खी। हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट। पैरासाइट कैसे फैलाएगी वो, जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना उसका जो एक्सक्रीट है, वेस्ट है, फेसेस बोल देते हैं उसको, तो फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से वो कहाँ फैलाएगी बीमारी, फूड में फैलाएगी। तो वो फूड हम खाएंगे तो उससे हमें वो बीमारी हो जाएगी, देयर बाय कंटेमिनेटिंग देम। तो फूड गंदा हो गया तो उस पानी पीने से या फूड को कंज्यूम करने से हमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। आगे हमारे दो टाइप के बचते हैं जो पैथोजेंस हैं, एक तो हेल्मिन्थ्स बचते हैं और एक हमारा बचता है फंगस। तो इससे हमारी डिजीज़ के जो पैथोजेंस के टाइप्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेल्मिन्थ्स से। हेल्मिन्थ्स में एस्कैरिस, दो हम पढ़ेंगे, दो हमारे सिलेबस में हैं, एक तो है एस्कैरिस, एक है वुचेरेरिया। एस्कैरिस और वुचेरेरिया। एस्कैरिस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन राउंड वॉर्म, और वुचेरेरिया को क्या बोलते हैं, फिलेरियल वॉर्म। फिलेरियल वॉर्म ये क्या कॉज, एस्कैरिस क्या कॉज करेगा, नाम से पता लग रहा है, एस्कैरिस कॉज करेगा एस्कैरियासिस। एस्कैरिस क्या कॉज करेगा, एस्कैरियासिस। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। एस्कैरिस एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन को पैरासाइट करेगा, ये इंटेस्टाइन पे जाके अटैक करेगा। क्या कॉज करता है, एस्कैरियासिस। सिम्टम्स, इंटेस्टाइन पे जाके अटैक करेगा ना तो सिम्टम्स क्या होंगे, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगी, फीवर, अनेमिया और इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो जाएगी। क्या क्या होगी, फीवर, अनेमिया, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन और इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज। जो एग्स होते हैं इस पैरासाइट के, वो क्या, जब जो इन्फेक्टेड पर्सन एक्सक्रीशन करेगा तो उसके फेसेस के साथ इस पैरासाइट के एग्स भी रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो वो एग्स जो है वो किसको कंटामिनेट करेंगे, सॉइल को, वाटर को, प्लांट्स को। तो हेल्दी पर्सन जो है वो जब उस पानी को पिएगा या उस सॉइल से उगी वेजिटेबल्स खाएगा, फ्रूट्स खाएगा, तो उससे उसको क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या दिया हुआ इसमें दोबारा से, एस्कैरिस, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन राउंड वॉर्म। कॉज क्या करता है, एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस कॉज करेगा। सिम्टम क्या क्या होंगे, फीवर, अनेमिया, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, ये सब होएगा। हेल्दी पर्सन को कैसे होएगा इन्फेक्शन, ये जब जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो जब एक्सक्रीशन करेगा, वेस्ट रिलीज़ करेगा, तो उसके साथ क्या रिलीज़ हो जाएंगे, एग्स भी रिलीज़ हो जाएंगे पैरासाइट के। तो वो एग्स जो है वो वाटर को भी गंदा कर देंगे, मिट्टी को गंदा कर देंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को। तो जब हम उनको कंज्यूम करेंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और वाटर को जिसमें उसके एग्स हैं, तो उससे हमें वो वाला इन्फेक्शन हो जाएगा, एस्कैरियासिस। अगला आता है वुचेरेरिया। वुचेरेरिया दो टाइप के, दो स्पीशीज़ दी हुई हैं इसके, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुचेरेरिया मलाई। तो ये दो स्पीशीज़ हैं, फिलारियल वॉर्म्स हैं ये क्या करते हैं, एलिफेंटियासिस या फिलारियासिस, समझने के लिए ही बस बोल रही हूँ, फिलारियासिस, फैला रहा है ये। तो ये देखो, ये इसकी लोअर लिम्ब कितनी फैल गई ना इस बंदे की, एलिफेंट के पैर जैसी होगी, तो इसका इसलिए इसका नाम है एलिफेंटियासिस। बीमारी के दो नाम है, एलिफेंटियासिस भी बोल सकते हैं और फिलारियासिस भी बोल सकते हैं, दोनों मेल खा रहे हैं इसके सिम्टम्स के साथ, है ना। तो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचेरेरिया मेलाई, फिलारियल वॉर्म्स होते हैं, ये क्या करते हैं, स्लोली, क्या धीरे धीरे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, क्रॉनिक लंबे समय के लिए चलती है, मतलब होएगी ये बीमारी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है ऑर्गन्स के अंदर, जिस ऑर्गन के अंदर ये रहेंगे पैरासाइट, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर निम्स। जो लोअर लिम्स हैं, अपर लिम्स बाजुओं को बोलते हैं, लोअर लिम्स टांगों को बोलते हैं। तो लोअर लिम्स के अंदर क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, कहाँ गया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव। हाँ, तो जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना लोअर लिम्स की, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो इसलिए इसका नाम क्या बोल दिया, एलिफेंटियासिस, फिलारियासिस। द जेनिटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, जेनिटल ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होंगे, रिजल्टिंग ग्रॉस डिफॉर्मिटी, उनकी भी शेप अजीब सी हो जाएगी, मतलब इन्फ्लेमेशन आ गई ना,
और रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटी ये लिखा हुआ है। पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन को कैसे होएगा? देखो कितनी अजीब सी बात है, एक फीमेल मॉस्क्यूटो के काटने से इतनी भयानक बीमारी हो सकती है, देखने में कितनी अजीब लग रही है, सिर्फ किस वजह से कि एक फीमेल मॉस्क्यूटो ने बाइट कर लिया। अब आता है फंगस। फंगस के कौन कौन से जीनस हमारे सिलेबस में है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। 3 नाम है, क्या क्या? माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन। ये क्या कॉज करते हैं? रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म बहुत ही कॉमन सा है, तुम्हें भी हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा तो तुमने अपने आसपास देखा होगा। रिंग वॉर्म कॉज करते हैं, ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है मैन के अंदर। क्या होता क्या है, हमारी स्किन वहाँ से ड्राई हो जाती है, जैसे स्केली सी हो जाती है, मतलब उतरने लग जाती है वहाँ से स्किन जैसे उंगलियों के बीच में जो है ना, यहाँ पे ग्रॉइंस के बीच में हो सकती है ये, जब मॉइस्चर हो इन्वायरमेंट में तब फंगस ग्रो कर जाती है, तब होती है जनरली। तो ये लिखा हुआ है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स होंगे ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन नेल्स के पास हो जाती है, स्काल्प यहाँ सिर पे उस पर हो जाती है, आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। दीज लेशंस आर अकम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खारिश होगी, हीट एंड मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे डेवलप होगी फंगस, और वहाँ पे फंगस ग्रो करेगी स्किन फोल्ड्स के बीच में, और टोज़ पैरों की उंगलियों के बीच में भी हो सकती है। रिंग वॉर्म्स आर जनरली कैसे होएगी है, हमें कैसे फैलती है? फ्रॉम सॉइल या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका टॉवल यूज़ करने से, उसके क्लोथ्स यूज़ करने से हो सकती है। ये सारी हमारी डिजीज़ेस ख़त्म होती है। अब हमें बता रखा है कि हम इन डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं। तो जो बीमारियां हमें हाइजीन से होती हैं, हम हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। जो मच्छर काटने से होती हैं, मच्छर काटने से कौन कौन सी हो रही है? एक तो ये फीमेल मॉस्क्यूटो के काटने से ये हो रही थी फिलेरियासिस, है ना, तो और एक मलेरिया भी हो रहा था। तो इनका बचाव कैसे करेंगे? मच्छर नहीं होने देंगे अपने आसपास, मॉस्क्यूटो नेट्स लगाएंगे, ठीक है, ऐसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, ये ज़रूरी है कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचने के लिए। मेजर्स ऑफ पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आता है? हम अपनी बॉडी को क्लीन रखें, साफ़ पानी पिएं, साफ़ खाना खाएं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स भी साफ़ खाएं। पब्लिक हाइजीन में क्या आता है? वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज करें, बताया था आपको वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज कैसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल था उसका कि जैसे हम अपने आसपास कचरा इकट्ठा करते हैं, कहीं भी अपने गली के थोड़ा साइड में देखी होगी बहुत बड़ी बड़ी ढेरियाँ लगी होती है कचरे की, वो भी ओपन में, तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हो जाते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक डीप खड्डा खोद सकते हैं, उस खड्डे में कचरे को फिल कर सकते हैं, जब तक वो फिल नहीं होता वहाँ पे डालते रहो, और लास्ट में उसके ऊपर क्या डाल दो? मिट्टी डाल दो। तो उससे ओपन डिस्पोजल नहीं होगा ना वेस्ट का, वेक्टर्स नहीं होंगे वहाँ पे, मच्छर नहीं होंगे। तो यही है, प्रॉपर डिस्पोज कर सकते हैं हम वेस्ट को। कहाँ गया? क्लीनिंग वाटर, फूड्स, ये सब हम क्लीन खाएं। पब्लिक हाइजीन में क्या आता है? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीट, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर रिजर्वॉयर। जो वाटर रिजर्वॉयर है उनकी समय समय पे साफ़ सफाई करनी चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए उनको, पूल्स को, पूल्स को, टैंक्स को, जो पानी की टैंकी होती है ना पब्लिक प्लेस पे, उनको। ऑब्जर्व स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग। पब्लिक कैटरिंग शादियों वगैरह में भी हमें हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए, खाने के साथ साथ भाई वो वहाँ पे खाना साफ़ सफाई से बन रहा है या नहीं, ठीक है। दीज मेजर्स आर पार्टिकुलरली, ये तब ज़रूरी है जब फूड और वाटर से डिजीज़ होती है। फूड और वाटर से कौन कौन सी होती है याद करो? एक तो टाइफाइड होती है, और दूसरा अमीबियासिस भी उसी से होती है, और एस्कैरियासिस। तो 3 बीमारी है। TAA, क्या वर्ड याद रखोगे? TAA। ये किससे होते हैं? हमें फूड और वाटर से। तो इनसे बचने के लिए हम क्या करेंगे? पानी साफ़ पिएंगे, भोजन साफ़ करेंगे, हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे। तो ये ना, मैं आपको ये ऐसे कैटेगराइज क्यों करने को बोला है मैंने आपको? जैसे देखो 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो तुम डिजीज़ को। एक तो बैक्टीरिया से होने वाली अलग है, उनके नाम याद रख लो, वायरस से होने वालों के नाम याद रख लो, फंगस से होने वालों के नाम याद रख लो। दूसरे तरीके से कैसे कैटेगराइज कर सकते हो कि खाने और पानी से कौन सी होती है, मच्छर काटने से कौन सी होती है। तो ये ऑप्शन टाइप में एकदम से तुम्हें याद होगा ना कि अच्छा खाने से तो वो वाली होती है, तो एकदम से तुम टिक कर पाओगे, तो टाइम बचेगा तुम्हारा। तो फूड एंड वाटर से कौन कौन सी होती है? टाइफाइड, अमीबियासिस और एस्कैरियासिस, ठीक है। अब अगला आता है एयरबॉर्न डिजीज़। एयरबॉर्न डिजीज़ मतलब जैसे हवा में उसने सांस लिया, उसकी ड्रॉपलेट्स मेरे अंदर गई तो मुझे भी हो गया। तो ये किससे होती हैं? एक तो कॉमन कोल्ड
और एक होता है निमोनिया, है ना। तो यही लिखा हुआ है इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़, निमोनिया और कॉमन कोल्ड। इसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जिन पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है उनसे दूरी मेंटेन करके रखें, उनकी चीज़ों को यूज़ ना करें या फिर प्रॉपर सैनिटाइज करें यूज़ करने से पहले। तो इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़ सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, इन मेजर्स के साथ साथ हमें वहाँ पे क्या ध्यान रखना होगा, क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आना इन्फेक्टेड पर्सन के। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन या फिर उसकी चीज़ों से अवॉइड करना है। और तीसरे टाइप की कौन सी है, पहली तो होगी फूड और वाटर से, दूसरा होगा एयरबॉर्न डिजीज़ और तीसरा है वेक्टर्स, वो मच्छर वाली। फॉर डिजीज़ मच्छर से कौन कौन से होते हैं, मलेरिया और फिलेरियासिस, ये किससे होते हैं, इंसेक्ट वेक्टर से होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर्स को वहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस को भी ख़त्म करना पड़ेगा ताकि वो ब्रीड ना करे वहाँ पे, ज़्यादा ना फैले मच्छर, मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स। दिस कैन बी अचीव बाय पानी खड़ा ना होने दे कहीं पे हैं, और जो हाउस होल्ड कूलर है उनको समय समय पे साफ़ करते रहें, मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करें। जो पॉन्ड्स होते हैं ना, पॉन्ड्स में भी मच्छर जैसे हो सकते हैं, तो वहाँ पे एक गाम्बूशिया नाम की फ़िश होती है, उसको डाल दें। इंट्रोड्यूसिंग फ़िश लाइक गाम्बूशिया, ये वर्ड याद रखना, गाम्बूशिया फ़िश डाल दें पॉन्ड्स में। और वो जो फ़िश है ना वो मॉस्किटो लार्वा को खाती है, तो उससे मॉस्किटो होंगे ही नहीं वहाँ पे। और इंसेक्टिसाइड छिड़क दें नालियों के आसपास, खड्डों में। इन एडिशन डोर्स और विंडोज़ को जाली वाले दरवाजे लगवाएं ताकि मच्छर एंट्री ना करे घर के अंदर। तो ये सारे प्रिकॉशन से हम बच सकते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से। और एक और मॉस्किटो होते हैं एडिस मॉस्किटो, डेंगू कॉज करती है, चिकनगुनिया का नाम आपने सुना होगा, तो इनसे भी हम बच सकते हैं। अब बायोलॉजिकल साइंस में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है कि हम इन सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ से आज के समय में डील कर सकते हैं। क्योंकि देखो पुराने ज़माने का तुमने अपने बड़ों से सुना होगा, पहले होता क्या था, किसी को कोई बीमारी होगी उसका इलाज नहीं होता था तो मर ही जाता था उस बीमारी के कारण। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हमारे पास प्रॉपर ट्रीटमेंट है अलग अलग डिजीज़ के। यही बता रखे हैं यहाँ पे, अलग अलग वैक्सीन्स हमने डेवलप कर लिए हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं। इससे हम बहुत सारी डेडली डिजीज़ से भी बच पाए हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक पोलियो की भी वैक्सीन हो गई हैं, डिफ्थेरिया, निमोनिया, टेटनस, इन सब से भी हम डील कर पाते हैं, हम इनको कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्यों? वैक्सीन्स के कारण। बायोटेक्नोलॉजी हमें वैक्सीन्स डेवलप करने में हेल्प करती है। बायोटेक्नोलॉजी अभी भी नई नई सेफ़र वैक्सीन्स बनाने में लगी हुई है, न्यूअर एंड सेफ़र वैक्सीन्स। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स बन रही हैं, बहुत सारी ड्रग्स बन रही हैं, दवाइयाँ बन रही है बहुत सारी, जिससे हम इन इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा डिजीज़ वाला पार्ट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी लाइन में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन टू यू। एंड इफ़ यू गेट हेल्प फ्रॉम दिस वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।